अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नके। पूरे रमज़ान से कबल या समझ लीजिए 8 फरवरी के बाद से ही एक बहस इस मुल्क में जो आज भी जारी है कि आया सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जिस पे बंदिश है या इन टोटल जो सोशल मीडिया है उस पर एक किस्म की रेगुलेशन होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने भी कंट्रोल की बात की है और ये कहा जा रहा है कि इसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पर जिस किस्म की ज़बान और बयान का इस्तेमाल किया जाता है वो यकीनन इंतहाई मैं कहूँगी हमारे माशरे की कम अज़ कम अक्कासी नहीं करता। एक ऐसा सोशल फैब्रिक जो दिन ब दिन डिके होते नज़र आ रहा है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि नहीं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की बंदिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वो मीडियम है जिससे आप आज़ादी इज़हार राय को एक्सरसाइज करते हैं और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की बंदिश का मतलब ये है कि आज़ादी इज़हार राय को सल्ब किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने 3 मोहतरम मेहमानों को दावत दी है जो फ़नून लतीफ़ा से बड़ा क्लोज़ उनका कनेक्शन है और वजह फ़नून लतीफ़ा से इनवाइट करने की ये थी कि ये वो एक डिसिप्लिन में कहूँगी है जो एक तरह से जिसे कहते हैं कि माशरे का ज़मीर होता है, माशरे की अक्कास होता है। माशरे को बिल्ड करने के लिए हमारा जो आर्ट्स है, हमारी पोइट्री है, हमारे राइटर्स हैं, हमारे ड्रामा निगार हैं, ये सब मिलकर बड़ा काम करते हैं। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है या इन टोटल अगर आप देखें कि मजमूई तौर पर जो माशरे में एक जिसे कहते हैं गिरावट है, उसकी रीज़न क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कराची स्टूडियो में अहमद शाह साहब, आप सब जानते हैं सदर आर्ट्स काउंसिल कराची, साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद से हमें जॉइन किया है साबिक वफाकी निगरान वज़ीर सकाफ़त व कौमी विरसा जमाल शाह साहब, अदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, पेंटर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आपका बेहद शुक्रिया शाह साहब फॉर जॉइनिंग अस। और कौन नहीं जानता असगर नदीम सैयद साहब को, मारूफ ड्रामा निगार, शायर और दानिश्वर। आपका बहुत शुक्रिया असगर साहब। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप तीनों से ही करना चाहूँगी। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। अहमद शाह साहब, क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया पर जो बंदिश की बात हो रही है, मतलब बंदिश तो है ही एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक कंट्रोल हुकूमत सोच रही है, क्या इस कंट्रोल से आप माशरे की इस्लाह कर सकते हैं? मैं इस पे ज़रा सा पीछे जाके बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। और ये पूरी रियासत को और हुकूमत को जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, ये सूरत हाल देखें। आप ऊपर मशीन में गन्ने के रस में जब ऊपर आप गन्ना डालते हैं तो नीचे से रस निकलता है। तो जो पाकिस्तान में सूरत हाल है 1947 से आज तक जिस तरह की सूरत हाल बनाई गई एक इंक्लूसिव प्लूरल एनलाइटेड सोसाइटी के लिए, क्या हमने काम किया इस पर? तो जिस तरह की फिर फसल पकनी थी वही पकेगी। हर मसले का जो इशू है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं कर सके, एक मतलब एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, इक्वल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, क्या हमने प्रोवाइड किया? नहीं किया। हमने प्रेशर ग्रुप बनाए, हमने जो वक्ती फ़ायदे के लिए कभी 79 में अफ़गान वार में हम कूद गए, उसके नतीजे में हमने एक पूरा जो सोसाइटी का फैब्रिक था जो बड़ी मुश्किल से ये असगर नदीम सैयद, इनके बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग 47 में इस शहर में 50s में 55 डांस और म्यूज़िक के स्कूल होते थे कराची शहर में जी। पूरे पाकिस्तान में इवन 60s में, इवन 70s में जो एक सूरत हाल थी, फिल्म फ्लरिश कर रही थी। हमारा जो लॉलीवुड है, जो लाहौर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी, इंडिया से भी लोग हमारे यहाँ बॉम्बे से बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर माइग्रेट करके आए थे। रेडियो से लोग माइग्रेट करके आए थे, बड़े गुलाम अली खान जैसे। आपने वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया, क्या हमने वो स्पेस दी? अब हम क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं? हमने उनको दिया क्या है? हमने तालीम किस तरह की रखी है? हमने हमारे पड़ोस में इंडिया ने एक निज़ाम तालीम बना दिया। सही। आपका निज़ाम तालीम जो है वो हैव के लिए कुछ और है, हैव नॉट के लिए कुछ और है। मैं जो टकरे मार रहा हूँ, जमाल शाह साहब मार रहे हैं, असगर नदीम सैयद या और ऐसे सैकड़ों लोग और इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, सबसे पहले
जो बरसर इक़्तिदार तबका है उसको ये समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी में जब सऊदी अरब में सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च करके स्पोर्ट्स और कल्चर के शहर आबाद किए जा रहे हैं, वहाँ म्यूजिक हो रहा है, वहाँ डांस हो रहा है, वहाँ थिएटर हो रहा है, जो पूरी मुस्लिम दुनिया का जिसको हम हेडक्वार्टर कहते हैं, उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया है। और वहाँ भी आप अगर आज जाके देखें तो लाखों लोग उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में आ रहे हैं। उन्होंने ख़वातीन को इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी, उन्होंने ख़वातीन को उम्रा और हज करने की इजाज़त दे दी। सारी दुनिया आगे जा रही है, हम अपने आप को वापस गारों की तहजीब में लेके जाना चाहते हैं। यही जो आपने बात की, 4000 साल में जितना भी एडवांसमेंट की सारी दुनिया के लोगों ने मिलके, इल्म ने, दानिश ने, फ़लसफ़े ने, वो सब के सब को आप एक बोरी में बंद करके दोबारा से आप वही सब कुछ करना चाहते हैं। देखिए ये मैं बस एक लंबी बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक नैरेटिव जिसके लिए सब लोग स्ट्रगल करते हुए कुछ मर गए कुछ जिंदा है, तो ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है। अभी जिस तरह से ये मुल्क चलाया है उसका नतीजा इसी तरह का आएगा। और मैं बस एक दो जुमले और बोलूंगा। नहीं सर, आप अभी आगे आपसे हम और लेंगे, लेकिन जो आपने जहां से आपने एकदम जिसे कहते हैं ना कि एक स्पार्क दी है, मैं चाहूंगी इसी बात को हम कंटिन्यू करें। जमाल शाह साहब, जैसे अहमद शाह साहब कह रहे हैं, देखिए ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले हम कहते थे डांस ने, फिल्म ने, गाने ने, ड्रामे ने, सब ने लोगों को तबाह कर दिया है। हमारे मुल्क के बच्चे तबाह हो रहे हैं इसको देख करके, फिर आया मोबाइल फ़ोन देख करके तबाह हो रहे हैं, अब है कि सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया है, इससे तबाह हो रहे हैं। तो मतलब ये पाकिस्तान की ही माशरा है जो तबाह होता है इन चीज़ों से। जैसे अहमद शाह साहब ने मिसाल दी सऊदी अरब की, मिसाल दी इंडिया की, कहाँ हम लैग कर रहे हैं और क्या आपके नज़दीक ज़रूरी है, किस तरह से माशरे की बेहतरी आ सकती है जो कि इस वक्त काफ़ी गिरावट का शिकार है? मैं समझता हूँ कि अहमद शाह ने समंदर को कूज़े में बंद कर दिया। वो एक बयानिया जो हम सब का मुश्तरका है, मुझे कम से कम इस बयानिए की तफसील से ज़रा में जाने से रोक दिया। मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक अल्टीमेट ड्रीम है। सिमोन डे बोआ जो साथ की फ्रेंच फ़िलासफ़र जो थे, साथ उनकी दोस्त थी, उनका एक इंटरव्यू है, बहुत सारे सवालात उन्होंने किए, आखिर में वो कहती है कि साथ तो फिर एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें किसी को किसी से छुपने की ज़रूरत ना पड़े। और ये हकीकत है, वाकई आप आज़ाद हो गए, लिबरेटेड, सारे वो काम करने के काबिल और करना। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वो, इससे मुझे वो चाइनीज दुआ याद आती है, कहते हैं कि may you live interesting times। तो हम इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं और बहुत सारे डेज पे हम रह रहे हैं। एक तरफ तो सेल्फ इम्पोज डिसीजन मेकिंग है जिसकी वजह से जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है, माशरे के जो बेहतरीन लोग हैं वो ऊपर नहीं आ गए, वो ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए कि बेशुमार दौलतमंद लोग हैं जो जब भी इंतखाबात होते हैं बेतहाशा पैसा लगा के बहुत बेहतर लोगों को बिल्कुल परिफ्री पे धकेल के बल्कि निकाल देते हैं। सही। तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, लिहाजा लेजिस्लेशन नहीं हो पाती है। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है, ये कम से कम पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारी इस डिजीज्ड, इस डिस्टॉर्टेड सोसाइटी की, इसलिए कि इसका जो अंदाज है, जो डिक्शन है, जो जुबान है जी, इतनी कोई ट्विटर पे कोई पैगाम पढ़ते हैं आपके लिए हो, आपकी एक बहुत ही मजबूत तनकीद पे, तो आप परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका जी चाहता है कि काश मेरे पास कोई ऑटोमेटिक गन हो या कोई ऐसा वेपन हो जो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करे, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अब मुझे नहीं समझ आता है कि इसका हल क्या है। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ बेकसी नज़र आ रही है, पूरे मुआशरे की भी, गवर्नमेंट की भी, और जितने डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं परेशान हैं कि इसका क्या किया जाए।
इसका ज़ाहिर है हल जो है ट्रांसपेरेंसी है कि वो तमाम लोग जो ख़ुद को महफूज करने के लिए बहुत सारे सिपाही जो ज़ॉम्बीज़ की शक्ल में उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, उनको तरह तरह की गालियाँ उन्होंने सिखाई है कि वो पूरे मुआशरे को टेरराइज करे ताकि उनकी कुर्सी जो है, उनकी पोजीशन जो है वो कायम रहे। एक अजीब किस्म की दौड़ है सही, जिसका कोई मुस्बत हल नहीं है। ट्रू ट्रांसपेरेंसी में ही हल है और वो तभी हो सकती है कि जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन मुआशरे की असम्बलीज में आए। ऐसे लोग ना हो कि जिनके सीनों पे प्राइस इनविजिबल प्राइस टैग्स लगे हों, वो लोग जो ना बिकने वाले हों और विजनरी हों, जिन्होंने तय किया हो कि उन्होंने ज़िंदगी को कुछ देना है, कंट्रीब्यूट करना है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स अगर आते हैं तो तब ये चीज़ें रफ्ता रफ्ता ख़त्म होंगी और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। ये आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। जैसे अहमद शाह साहब ने कहा, वैसे जमाल शाह साहब आपने भी इसके अंदर एक और मैं कहूँगी जिद्दत भी डाल दी कि जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, जब तक ये मसाइल का हल हम नहीं निकाल सकते। लेकिन एक सवाल है असगर नदीम सैयद साहब आपसे, इतने सारे मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम एटलीस्ट एक रिवाइवल तो हुआ है। शाह साहब हैं, वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके अलावा भी आर्ट्स काउंसिल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स करते हैं जिसमें हम ज़बान सीखें, बयान सीखें, लोगों का मिलाप हो, थिएटर हो, ताकि वो चीज़ें ज़िंदा भी रहें और इससे सीखने को बहुत मिलता है। शाह साहब हैं जो ड्रामों में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और मतलब उनकी अदाकारी की तो क्या ही मिसाल है। और इसके साथ साथ अभी जो निगरान वफाकी वज़ीर सकाफ़त और कौमी विरसा के तौर पर रहे, तब उन्होंने अपने तही जो कुछ कर सकते थे उस स्मॉल पीरियड में वो भी कोशिश की। आप इतने ज़बरदस्त ड्रामा निगार हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ में इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं ये देखती हूँ कि जो यूथ है उसमें पढ़ने लिखने की बिल्कुल आदत नहीं बची है। वो किताबों से भी दूर हो चुके हैं, वो जो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती थी वो भी चली गई हैं। वो सोच, वो फिक्र जो किसी भी माशरे की यूथ में होती है, उसी को लेकर आगे लीडरशिप इधर से ही निकलती है, उसका क्या उसमें कमी नज़र आ रही है। तो क्या वजह है कि ये सब इन तमाम इवेंट्स के बावजूद हम इस यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? देखिए, ये दो मेरे दोस्तों ने जो बातें की हैं, डायग्नोज किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त समत पे उन्होंने डायग्नोज किया है। मैं ज़रा उससे आगे जो आपका सवाल है उसमें जाना चाहता हूं कि एस्थेटिकली और इंटेलेक्चुअली हम रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं और उसमें इंस्टीट्यूशंस वो रोल प्ले करने की कोशिश करते हुए भी वो कामयाब नहीं हो रहे। जैसा कि आपने फेस्टिवल्स का जिक्र किया, बाकी चीज़ों का, ये एक्टिविटीज़ एक मुकालमे की राह पैदा करते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये कितने फीसद पाकिस्तानी उससे इस्तेफादा करते हैं या उससे अट्रैक्ट होते हैं, ये एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल आपने यूथ का किया है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। हमारी यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मैं मेन रीज़न बताता हूं। मैं मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूं और मेरा उनसे रोज़ आमना सामना है और उनके जो सवालात हैं उनके जवाब मेरे पास नहीं है। और वो सवाल क्या है कि जब आप किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं करते, जब आप इंसानी हकूक की तजलील करते हैं, जब आप जो है कि एक सारे रास्ते रोक के सिर्फ कहते हैं कि ताजरों आगे बढ़ो, ये मुल्क तुम्हारा है, मार्केटिंग वालों ये मुल्क तुम्हारा है, हम तुम्हें सौंप रहे हैं, तो फिर आप गिला किससे करेंगे कि इंटेलेक्चुअल तबके जिनकी आवाज़ होती है, राइटर्स हों, मुसव्विर हों, मौसीकार हों, उनकी कहाँ नुमाइंदगी है? आपने पूरी असेंबली ताजरों से भर दी हुई है। आपने पूरा जो मैंडेट है वो ताजरों को दे दिया है अपने हुकूमत का। और फिर आप मांग देखें, ताजर एक तबका है, ताजर से मेरा कोई गुस्सा नहीं है। ताजर का काम है पैसा लगाना और फिर पैसा कमाना, और ताजरों की दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वो रोजगार किस तरह फराहम करते हैं, वो किन टर्म्स पे इस मुल्क में तिजारत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये तिजारत माफिया की शक्ल अख्तियार कर गई है। इस बात को अब कोई डिनाई करने नहीं कर सकता कि ये सब कल्चर जो है ये इस तरह इमर्ज हुआ है कि आपकी अपनी आवाजें दब गई हैं। लेकिन जो बात आपने की उसको मैं थोड़ा सा डिफर यूं कर रहा हूं कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में
किताब मेला लगा है, शाहजी जानते हैं, ये खुद किताब मेले को एड्रेस करते हैं, इन्होंने किया है, खुद हमने बहुत कुछ देखा है। तो एक दिन में जो किताब बिकी है, कहते हैं कि वो एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड है, सिर्फ स्टूडेंट्स ने खरीदी है। और जो एक्सपो लाहौर में लगा, मैं खुद वहां मौजूद था, तिल धरने को जगह नहीं थी और सारे स्टॉल खाली हो गए थे, किताबें बिक चुकी थी। सो पॉइंट इज दिस कि अगर ये है तो फिर नताइज क्या है? तो उसका जवाब ये है कि आपकी जो रूरल लाइफ है उसमें जो पीजेंट्स हैं, आपकी जो छोटे टाउन्स के लोग हैं, आपके जो दूसरे पॉकेट्स में लोग हैं, हैव नॉट्स हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनको बिरयानी की प्लेट पे आप लूट रहे हैं। तो ये वो कल्चर है जो डिस्टॉर्टेड कल्चर है और जिसकी बात हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम राइटर्स सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स को मानते हैं। सही। अगर आपको सोसाइटी में एस्थेटिक्स नाम की कोई चीज दिखाई दे रही है रोजमर्रा लाइफ में, आप देखें कि आप रमजान का राशन बांट रहे हैं, स्टैम्पीड में लोग मर रहे हैं, भाई क्या, भाई लाइन लगाना क्यों नहीं आया? भाई ये कल्चर किसने डेवलप किया? जाहिर है हमारे ऊपर वालों ने डेवलप किया, जिन्होंने ये सीखने ही नहीं दिया कि किस तरीके से अपने इश्यूज को देखना है। सो मैं इन बिटवीन हूं कि जब तक आपका सियासी निजाम और उसके कंट्रोल करने वाले अपने आप को आईना नहीं दिखाते, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि उनके सामने हो रहा है सब कुछ, उनको पता है वही उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनसे उनको काम लेने हैं। बात करें तो सीधी करें। अब वहां से अगर चीजें ठीक नहीं होती तो आप नीचे तक नहीं जा सकते। फिर आप एक आम आदमी को जो चीचा वतनी में बैठा हुआ है नहीं रोक सकते कि तू ये गंदी बातें मत कर, तू अपने राइट्स की बातें मत कर, उसको नहीं रोक सकते। असगर नदीम सैयद साहब, यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन फोकस। हमारे साथ हैं जमाल शाह साहब, अहमद शाह साहब और असगर नदीम सैयद साहब। अहमद शाह साहब, ये जो चलाते हैं निजाम, लेट्स बी वेरी ओपन, जैसे अहमद साहब कह रहे हैं, बातें की मैं आपसे एक दो बातें ये कर दूं कि जब तक मुझे जो अंदाज़ा हुआ और शाह साहब को भी बखूबी अंदाज़ा है, वो पहले भी सरकार में DGPNCA रहे 2 बार और बड़ी पोजीशनों पे रहे। मेरा पहला तजुर्बा है, लेकिन मैं 40 साल से वैसे ही जानता हूँ, मैंने गवर्नमेंट्स के साथ बहुत काम किया है। एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया है कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेसी है, वो चपड़ासी से लेके टॉप लेवल तक, उनमें पैशन भी नहीं है, डेडिकेशन भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू वर्क। पहली बात। दूसरी बात ये कि उसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बहुत अच्छे लोगों के लिए आपने नैब बना दिया। जो डेड ऑनेस्ट लोग थे उनको भी 10 ग्रेड का एक आदमी नोटिस देगा, कह रहा मेरे दफ्तर आ जाओ, वो डिसहार्टेड हो गए। दूसरा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब किया था ब्यूरोक्रेट से 1947 में कि आप आवाम के खादिम होंगे। तो वो एक नेक्सस बन गया पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि वो सब सर्विएंट हो गए पॉलिटिशियन के, रूलिंग एलीट के, और उन्होंने मिलकर एक निज़ाम मुरतब किया। जो निज़ाम असल में जो असली स्टेक होल्डर होता है ना किसी भी रियासत का, रियासत के बनाने की कोई वजह होती है ना। वजह क्या है? वजह यह है कि रियासत में बसने वाले जो लोग हैं उनकी ऑनरशिप है रियासत पर, चाहे वो 100 हैं या 22 करोड़ हैं, 24 करोड़ हैं। रियासत उनको बुनियादी जिम्मेदारियाँ देती है। अरस्तू भी यही लिखता था, हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे, कि रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी, जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ देगी, और आपके खाने को कुछ होगा। तो उसने 3 तबके बना दिए थे, एक वॉरियर था, एक एग्रीरियन था, और एक जो फ़लसफ़ी थे वो रूल करेंगे। मैं उससे पीछे जा रहा हूँ, जो निज़ाम हुकूमतें चलाते हैं, इंडिविजुअल नहीं चलाते। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे या जो तरक्की पजीर थे, उन्होंने निज़ाम बनाए और उसके अंदर एक आदमी गया और दूसरा आ गया, लेकिन उसके पास पहले से सारा रोड मैप बना हुआ है, उसको करना क्या है। तो वो निज़ाम बाय डिज़ाइन हमारे यहाँ बनने ही नहीं दिया गया।
हमारे यहाँ शुरू में ही तमाम चीज़ें अशराफिया को दे दी गई थी। सही। इस मुल्क के तमाम वसाइल पे एक एक वजारत जो दी गई थी वो सबसे बड़े सेठों को दे दी गई थी। उसके बाद अयूब खान की कैबिनेट में भी यही हुआ था। तो वो एक नेक्सस उस वक्त से बनना शुरू हो गया। फिर ब्यूरोक्रेसी जो पहली आई थी, लंबी स्टोरी है, लेकिन वो यूपी की थी और ईस्ट पंजाब की थी। उनका नेक्सस लोकल पॉलिटिशियन खिजर हयात टवाना और टिवाने और ममदोट, वो जो रूलिंग क्लास थी पंजाब की, उन्होंने आपस में पहले रगड़ा खाया, फिर एक तीसरी क्लास भी आ गई, आपको भी पता है। तो उस वजह से जो इस मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद का जो सूरत हाल थी, जिसके लिए रियासत कायम होती है, वो प्रायोरिटी पे नहीं रहा रियासत के। उसके बाद रियासत यरगुमाल बनती चली गई, कभी मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों, कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट के हाथों, कभी आलमी, जब वो जो एक कोल्ड वॉर का सिलसिला था, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, उसके हाथों, और कभी इंटरनल वजह। फेडरेशन को मजबूत करने के लिए हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट थे, पंजाब बलूचिस्तान, उनको सेटिस्फाई हमने नहीं किया। वहाँ के रहने वालों के साथ उस तरीके से कि भाई इक़्तिदार में उनकी शराकत कितनी है, 73 के आइन में सेनेट में उनका रोल बराबर रहा और उससे बहुत फ़ायदा उठाएगा। मैं दूसरी बात आपको कर रहा हूँ, वो शाहजी जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से गलाजत डालेंगे, नीचे से गलाजत निकलेगी। ये जो अभी का आपको जो कुछ देख रही हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के दुश्मन पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो लोग इंतहाई, अगर पॉपुलर उसकी बात करें तो मैं तो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कायल हूँ, लेकिन हिटलर ने 98% वोट लेके पूरी दुनिया को तबाही के दाने पे पहुँचा दिया था। और अभी पुतिन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका पॉपुलर नैरेटिव होता है, वो नेशंस के लिए तबाही का सामान भी बन सकता है। मैं आपको छोटी सी जाती मिसाल दे रहा हूँ। तो एक जाती मिसाल, तहरीक इंसाफ की तरफ आप नहीं, मतलब किसी की तो मैं तहरीक इंसाफ थी, कभी कन्वेंशन लीग थी, कभी वो काउंसिल मुस्लिम लीग बनी, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको बस जैसे बनते हैं उस पे। और दूसरी मैं सबसे अहम बात करूँ, अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें से हम में से कोई उसका पार्ट नहीं है। ये सारा कुछ सच नहीं बोला जा रहा है एक्स पे या इस पे। मोटी मिसाल, अनवर मकसूद को सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। अनवर मकसूद के बारे में मुसलसल अफवाहें फैलाई गई, और मैं नाम ले सकता हूँ, मोईद पीरजादा लिख रहा है वहाँ से, कोई मेजर आदिल, कोई वो एक है शहबाज गिल, अच्छा, और कोई ट्वीट कर रहे हैं, एक साहब है लाहौर में जो पहले ब्यूरोक्रेट थे, अब जो हैं वो कोई प्रोग्राम करते हैं बहुत ही सरकास्टिक कि जी कुछ हो गया उनके साथ। और मुझे सारा पाकिस्तान फ़ोन कर रहा है, दुनिया भर से। मैंने अनवर भाई को फ़ोन किया, वो बिरयानी पका रहे। अच्छा, फिर मैंने अनवर भाई को अपने दफ्तर बुलाया, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की। हल्फिया उन्होंने मुझे बताया कि मारना या उठा के ले जाना तो दूर की बात है, एक टेलीफोन पे धमकी अनवर मकसूद को किसी ने नहीं दी। और ये इस चीज को अलग करें। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारा कुछ सोशल मीडिया पे है, ये सारा कुछ सच नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सारा कुछ सच नहीं है, मनगढ़ंत भी है, फेक भी है, डिसइंफॉर्मेशन भी है। बट जमाल शाह साहब, नोइंग ऑल ऑफ दिस, आप किसी भी मीडिया को ब्लॉक या ब्लैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि फेक न्यूज़ को पहचानने के भी बड़े तरीके हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो बड़ी सेकंडों में आगे बढ़ जाती है, और उसकी जो मैं कहूँगी रीच है वो बहुत तेज़ी से, बड़ी फास्ट है। लेकिन हम बंद करके क्या अच्छा करेंगे? कल तो रमज़ान के महीने में आपको याद होगा कि वो जो ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में डोनाल्ड लू ने जो टेस्टिमनी दी, उसमें उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में यह बंद है और हम आला सतह पे राब्ते में हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस ओपन्ड। अच्छा, डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा, लेकिन रूसी मीडिया को उन्होंने क्यों ब्लॉक किया हुआ है? ये अजीब डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आते हैं, और हम उनको क्यों अक्ल कुल मान के एब्सोल्यूट
समझ मान के उनके अहकामात पे अमल करना शुरू करें। मेरा ख्याल है कि बात रियासत की है, हमारी रियासत की। जो रियासत अपने नफूस, अपने जो अवाम है, हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, रियासत अगर इनमें सेंस ऑफ ओनरशिप ना पैदा कर सके तो रियासत फेल हो गई, इसमें कोई शक नहीं। सेंस ऑफ ओनरशिप अगर होगी तो आप आगाह होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप इंटीमेटली इंगेज होंगे अपनी रियलिटीज़ के साथ, अपने गिरदोपेश के साथ। आपको अपने गिरदोपेश का सही पता हो, आप आगाह हों, तो आप यकीनन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनेंगे, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर बनेंगे। हमारी 25 करोड़ आबादी का 65% से ऊपर जो है वो यूथ पे मुश्तमिल है। यूथ के लिए इस मुल्क ने इंगेजमेंट के क्या प्रोग्राम्स किए हैं? मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी परसेंटेज है, इतना बड़ा रिसोर्स है कि अगर इस यूथ को इंगेज किया जाए, एम्पावर किया जाए, सिचुएट किया जाए, उनको पता हो कि वो कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, उनके हीरोज़ कौन है, ज़ीरोज़ कौन है, उनके मुल्क के की ज़मीन का पोटेंशल क्या है और उस ज़मीन में क्या कुछ है जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस ज़मीन पे कितनी सकाफ़तें आई और कितनी ज़ुबानें हैं और ज़ुबान से किस किस्म का इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव जो है वो अटैच्ड है, तो वो यूथ जो है वो कभी भी मिसगाइड, वल्नरेबल नहीं होगा। राइट। उसको फिर ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स उसको पिछाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो पहले से तैयार होंगे। वो हर यूथ एक बंद भी होगा और उसको ये पता होगा कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस क्या हैं। मैंने पहले कहा ना कि ये पैराडॉक्स है, जहाँ इसमें एक इल्म का ख़जाना है, वही गालियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। वो गालियाँ आपको खौफज़दा करके कुकून में भेज देती है वापस। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोग जो हैं वो इंगेज्ड हों, रियासत उनको इंगेज करे, उनके दिलों में वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो पैदा कर दे, तो फिर लाइनें भी बनेंगी और आपकी गलियां भी साफ़ होंगी, सड़कें भी साफ़ होंगी, वोट को भी कोई यानी इंसल्ट नहीं कर सकेगा। वो इनविजिबल टैग्स वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो भर जाते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो बड़े समझदार होंगे, उनके पास एक विजन होगा, वो ज़िंदगी का एहतराम करना जानते होंगे, वो कल्चरली बहुत ज़्यादा रूटेड होंगे, रिच होंगे, इलेक्टेड होंगे और जाहिर है फिर वो फैसले सबके लिए करेंगे। उनके फैसले इनसिक्योर माइंडसेट नहीं करेगा। सिक्योर माइंडसेट से जब आप आगाह हो जाते हैं तो आप दिलेर हो जाते हैं। जब आप दिलेर हो जाते हैं तो फिर आप सखी हो जाते हैं, जनरस नहीं होते हैं, जनरस हो जाते हैं, कंजूस नहीं रहते हैं। कंजूस लोग गलत फैसले करते हैं इसलिए कि वो इनसिक्योर होते हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे 47 से लेके अब तक गलत फैसले किए हैं इस मुल्क में, उन तमाम गलत फैसलों ने इस मुल्क का ये शिराजा ही बखेर दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इंगेज्ड हों। ये एक लेंथी प्रोसेस है, शॉर्टकट्स इसमें बिल्कुल नहीं है। आर्ट एक बेहतरीन ज़रिया है कि वो लोगों को इंगेज कर सके इंटीमेटली, लेकिन हर आदमी को पेंटर तो नहीं बनना चाहिए या डांसर नहीं बनना चाहिए या सिंगर नहीं बनना चाहिए। जो भी लोग क्रिएटिवली इंगेज्ड हों, इंटीमेटली इंगेज्ड हों अपने आप के साथ, उनका वतीरा ये होगा कि वो अपने गिरदोपेश को बेहतर से बेहतर रहने के काबिल जगह में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। यानी सारे के सारे प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर्स होंगे। जब हम सारे ऐसे होंगे तो फिर इस सोशल मीडिया से खौफ कोई नहीं होगा। इस वक्त हम एक खौफजदा कौम हैं और इस खौफजदा कौम को नहीं पता कि किस चीज़ को किस तरह से कॉम्बैट किया जाए, एक्सट्रीमिज्म को किस तरह से कॉम्बैट किया जाए और ये जो ऑनस्लॉट है इसको किस तरह से कॉम्बैट किया जाए। मतलब ये है कि आप स्पेस हर एक के लिए होनी चाहिए। सही एक ज़बरदस्त किस्म का मुकालमा होना चाहिए मुआशरे में, बजाय इसके कि आप खुद कलामी में मसरूफ़ हो या गालियों में मसरूफ़ हो। तो फिर तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़े प्रोडक्टिव हो सकते हैं और आपको आगाह कर सकते हैं, आपका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल जमाल शाह साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन फोकस। हमारे साथ हैं जमाल शाह साहब, अहमद शाह साहब और असगर नदीम सैयद साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगी असगर नदीम सैयद साहब, ये जो इंगेजमेंट है ये सब पाकिस्तान में लैक कर रही है। और नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट के सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, लेकिन जो जिक्र अहमद शाह साहब ने भी किया, जैसे बलूचिस्तान में अब देखें अनरेस्ट है मुस्तकिल, खैबर पख्तूनख्वा में देखें हम दहशतगर्दी ऐसी है, लोग खुश नहीं हैं, यानी रियासत के से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं और इसी मुल्क के हैं। तो ये जो लैक ऑफ एंगेजमेंट है ये किस हद तक हमारे लिए एक्चुअली मसला बनती जा रही है? इट्स नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, बल्कि देखिए जैसे दहशतगर्दी की लानत है उससे हम अभी तक नहीं निजात पा सके हैं, बढ़ती जा रही है। जी देखिए पाबंदी किसी भी शय का इलाज नहीं होती। दुनिया में अब तक लिटरेचर पर जब जब कहीं पर भी पाबंदी लगी या कोई इशारा दिया गया तो लिटरेचर उससे 3 गुना ज्यादा ताकत से उभरा। जब भी कोई ऐसी तहरीक दबाने की कहीं भी हुई, चर्च की तरफ से हुई या किसी भी जाबिर की तरफ से हुई, लिटरेचर ने अपने आप को कई गुना ज्यादा प्रूव किया कि उसके पास पोटेंशियल है कि वो किस नैरेटिव और किस तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। तो लोगों तक बात पहुंच के रहती है, ये बात ज़हन में रखें। आपने बसंत पे पाबंदी लगाई इसलिए कि डोर गलत इस्तेमाल हो रही है, तो भाई डोर को पकड़ो, बसंत पे क्यों पाबंदी लगाते हो? वो लोगों की उमंगों की तर्जमान है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ बहुत बड़ी मार्केटिंग वेंचर शामिल था, उसको आपने दबाया। फिर रफी पीर थिएटर के बाहर जो हर साल का बहुत बड़ा इवेंट होता था, शाहजी को पता है, वहां तीन पटाखे चले, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। यानी गोया कि आप खौफजदा कौम है। जमाल शाह ठीक कह रहे हैं, आप ऐसी खौफजदा कौम है कि जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं और आपके पास सोल्यूशन नहीं होता। जहां तक एंगेजमेंट्स की बात है, देखें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने जाया किया। आपके खेलों के मैदानों पे कब्जे हुए, उन किसने कब्जे किए? उन एमएनएज ने किए, उन एमपीएज ने किए जिनका हाथ नहीं रोक सके आप, जो कानून को मैनिपुलेट करते हैं, जो कानून अपनी मर्जी का बना के फिर अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन देते हैं। देखें आम आदमी अंधा नहीं है, ये बात ज़हन में रख लें। उस तक हर चीज डिसाइफर होके पहुंच रही है। तो वो क्योंकि जब आप मुकालमे का कल्चर, जब आप एंगेजमेंट का कल्चर नहीं अपनाएंगे तो चीजें चोरी चोरी पहुंचेंगी और वो गलत तरीके से पहुंचेंगी। बेहतर ये है कि आप ओपन हो के बात करें, ओपन हो के उसको समझें और सीखें। मैं फिर वही बात करूंगा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है आपका, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो, उसमें बहुत सारी दरारें हैं जो जुडिशरी तक भी आती हैं, जो लॉ मेकिंग तक भी आती हैं। इसको समझें। उसके बाद मैं दूसरी बात ये करूंगा कि आपका यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तबाह किया गया है। यूनिवर्सिटियां वो जगह थी जो एंगेजमेंट के बेहतरीन इलाके थे, जहां से पॉलिटिकल लीडरशिप निकलती थी, जहां से हम देखते थे कि किस तरह से यंग लीडर्स निकला करते थे। राइट। आपने यूनियंस पे पाबंदी लगाई, आपने खेलों पे पाबंदी, आपने बैनुल कुलियाती मुबाहिसों पे पाबंदी लगाई। यानी आपने कहा कि ऐ लड़के सिर्फ नंबर गेम खेल, हम तुझे सिर्फ डिग्री देंगे, नंबर गेम खेल, एज ले। आपने अपनी कौम को एज पे लगा दिया, आपने अपनी कौम को नंबरों पे लगा दिया। अब एक और लॉलीपॉप दिया है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल प्रोड्यूस करो, तुम्हारी नौकरी बढ़ जाएगी। अरे भाई कौन सी रिसर्च? आपके पास एग्रीकल्चर का तो बीज बनाने के लिए आपके पास कोई नई चीज ही नहीं है। आपने क्या इंजीनियरिंग करनी है? आप तो सिर्फ मिस्त्री पैदा कर रहे हो। आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां फॉल कर गई हैं। क्यों? कि जो लैब्स इंट्रोड्यूस हुई हैं वो यहां आप मंगा ही नहीं सकते। जो मेडिकल साइंस में लैब्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और जिस तरीके से चीजें आ चुकी हैं वो आपकी दस्तरस में नहीं है, तो आपकी तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां बंद होने को हैं। अरे भाई जो बात जमाल शाह कर रहा है, अहमद शाह कर रहा है, उसको अच्छी तरह समझें कि एंगेजमेंट के लिए आपको अपने वसाइल और अपनी जो चीजें हैं उनको दुरुस्त भी करना है, उनको एनहेंस भी करना है। और जिनके हाथों में आपने HEC दी हुई है
और हायर एजुकेशन दी हुई है, जरा उनकी अपनी डिग्रियां तो चेक कर लें, उनके अपने एज तो चेक कर लें कि उन्होंने किस तरह मैनिपुलेट करके ऑस्ट्रेलिया से और छोटे छोटे मुल्कों से और कोरिया से अपनी डिग्रियां ली हैं और किस तरीके से। और उनसे 2 सवाल पूछ लें कि जब आप पीएचडी कर रहे थे तो आपने वहां के कितने इंटेलेक्चुअल से गुफ्तगू की, कितने राइटर्स से मिले, यही आपको पता चल जाएगा कि असगर नदीम सईद साहब, आपकी बातों से मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद आ रही है जो कहा करते थे यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं समझती थी शायद कुछ दुरुस्त हो गया होगा, लेकिन जिस तरह से आप सब बयान कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन फोकस। हमारे साथ हैं जमाल शाह साहब, अहमद शाह साहब और असगर नदीम सैयद साहब। आई हैव लास्ट जस्ट 2 minutes एंड आई वुड वेरी क्विकली वांट टू टेक योर ओपिनियन, अहमद शाह साहब आपका भी और जमाल शाह साहब आपका भी, कि क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा रहे, जो जब बात होती है आर्ट्स की और कल्चर की, आपने क्या देखा, क्या या इससे जब आप लिंक्ड रहे हैं, जाहिर है आपका तो मुस्तकिल उनसे उठना, क्या वो इतने सीरियस हैं एंगेजमेंट में? ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना, पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, हमेशा से ये प्रो आर्ट और कल्चर रही है। इसने सारे अदारों को भी बहुत सपोर्ट किया है। और मैं अपनी मिसाल दूं, मैं भी 20 साल से जो कुछ हुआ है, तमाम रिसोर्सेज, और आज तक इन्होंने नहीं कहा कि हमारी लीडरशिप को बुला लें, हमारे कोई प्रोग्राम करा दें। इस लिहाज से सिंध में डे 1 से हमेशा जो पीपल्स पार्टी है, आपको पता है पाकिस्तान के सारे कल्चर के इंस्टीट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनवाए थे, उससे पहले कोई कल्चर का इंस्टीट्यूशन नहीं। तो इस लिहाज से हम तो थोड़े से लकी हैं कि प्रोविंस में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन, जो अभी शाहजी ने भी बात की, असगर नदीम, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ सकते। तो निज़ाम तालीम मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च जो गोरे को छोड़े ना आपके बराबर में हो गई है, तो जब तक इसके ऊपर फोकस करें, 24 करोड़ लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमारा बच्चा उसको तो सीख ले कि क्या ठीक है क्या गलत है। सही। वरना तो जो भी नारा लगेगा वो उसके पीछे भागेगा। ये उसका नेचुरल रिएक्शन है और ये रहेगा, और इसका गिला भी नहीं हो सकता जब तक उनको वो एक मेयारी निज़ाम तालीम आप नहीं देते। सही। शाह साहब, आपसे चाहूंगी कि लास्ट फ्यू कमेंट्स ऑन दिस बिफोर वी क्लोज द शो। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपने पहले ही बहुत कुछ कहा है कि एक लंबा प्रोसेस है। इस लंबे प्रोसेस के लिए चले, एक सूबे का तो जिक्र हो गया, बकिया सूबे विफाक तैयार है? एक जुमला नादिया मुझे कहने देना कि सिंध ने वाकई कंट्रीब्यूट किया है। सिंध के जो लीडर रहे हैं, अच्छा, उन्होंने ये फील किया है कि आर्ट और कल्चर जो है वो एक नेसेसिटी है। जब मैंने ये मिनिस्ट्री ज्वाइन की तो मेरे नज़दीक कुछ फंडामेंटल इनिशिएटिव्स थे। सबसे पहला इनिशिएटिव मैंने बच्चों के लिए लिया, वो ये कि हमारी मुल्क की जितनी ज़ुबानें हैं उसका जो इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव से मवाद है, चाहे वो कहानियों की शक्ल में हो या टंग ट्विस्टर्स की शक्ल में या राइम्स वगैरह की, वो जमा करके हमने कन्वर्ट करना शुरू किया। अब देखिए पाकिस्तान में चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो या दरमियाने तबके का हो, उनको अंग्रेज़ी की तमाम राइम्स याद हैं, अपनी ज़ुबानों का कुछ नहीं याद। हमारे यहाँ कोई 20 के करीब ज़ुबानें हैं। तो मेरी मिनिस्ट्री ने इन तमाम ज़ुबानों के मवाद पे काम शुरू कर दिया। उसकी कहानियाँ, टंग ट्विस्टर्स, पैराबल्स, ज़रबुल अमसाल वगैरह, उन सब पे ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं वीडियोज़ में, एनिमेशंस में और क्या नाम है, खूबसूरत इलस्ट्रेटेड किताबों में, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनको पता चले कि वो कौन है, वो एक खला के साथ ना बड़े हो रहे हों। इसलिए कि इस वक्त हमारे बच्चे खुद से बिल्कुल अजनबी हैं और वो एक खला के साथ बड़े होते जा रहे हैं। बड़े होके वो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर्स नहीं बन सकते, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जा सकते। जब तक आपको पता ना हो कि आप कौन हैं, आप किसी से मुकालमा भी नहीं कर सकते। बहुत तो बहुत ये बहुत जरूरी है कि हुकूमतें ये समझें कि आर्ट और कल्चर एक नेसेसिटी है, एब्सोल्यूट, और उस तौर पे उसको ट्रीट करें। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब आपका। माजरत असगर नदीम सईद साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह एक बैठक आप लोगों के साथ ज़रूर रहेगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप इस तरह की बातें कोई करने वाला हो जो समझता हो कि फ़नून लतीफ़ा क्या कुछ नहीं बदल सकता एक माशरे के लिए, एक रियासत के लिए, उसके लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।